हेलो बच्चों, मेरा नाम है फरीन जहां और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है फिजिक्स फॉलोवर्स। इस चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिजिक्स के बारे में, लाइक आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी, सारे कंसेप्ट, सारे लॉज, सारे रूल्स मैं आपको समझाऊंगी। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको इस चैनल पे अवेलेबल कराऊंगी। मैंने ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए क्रिएट किया है जिन बच्चों को अच्छे ट्यूशंस नहीं मिल पाते, जिन लोगों के पास अच्छी स्कूलिंग नहीं है, वो रिमोट एरियाज में रहते हैं, या उनके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उन बच्चों के पास फीस अवेलेबल नहीं है ट्यूशंस की देने के लिए, तो वो इजीली मेरे चैनल पे कंप्लीट सिलेबस लर्न कर सकते हैं और 11th-12th में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। फर्दर जब आपको 11th-12th स्ट्रांग होगा तो आपको नीट के लिए क्वालिफाई करने में भी आसानी होगी, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिजिक्स आपको कभी बर्डन नहीं रहेगा, फिजिक्स समझने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिजिक्स आपको बर्डन लगने लगेगा और अल्टीमेटली फिजिक्स में पासिंग मार्क्स 33 34 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो आइए समझते हैं फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को हमें पढ़ने की या समझने की जरूरत क्यों पड़ी। फिजिक्स जो है साइंस का एक पार्ट है। साइंस के मेनली 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप सबने स्कूल टाइम में पढ़ चुका है, आप सब स्कूल टाइम में पढ़ चुके हो और 10th क्लास आप पास भी कर चुके हो, तो आप इन सारे सब्जेक्ट से अवेयर भी होंगे। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें पढ़ने के लिए। तो पहले फिजिक्स के लिए जानते हैं कि हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स साइंस का ही एक पार्ट है, कि साइंस क्या है। साइंस वर्ड का मीनिंग होता है टू नो, मतलब आपके चारों तरफ इस दुनिया में जो भी हो रहा है, इस यू आर सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स, ठीक है। तो आपके चारों तरफ दुनिया में क्यों हो रहा है उसको समझने के लिए हमें साइंस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, क्यों है टेम्परेचर हाई, उसके पीछे कुछ रीजंस होंगे। या फिर जैसे आप अगर अपनी बेसिक एक्टिविटी लो, सुबह आप रात को बहुत आराम से सो रहे हो, सुबह आपको उठना है, उठने के लिए आपको फिर बिस्तर से उठना पड़ेगा, आप बिस्तर से उठते हो, खुद को पुश करते हो, एक फोर्स लगाते हो अपनी बॉडी को उठाने के लिए, तो वहां पे फोर्स इन्वॉल्व हो गया। फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज यूज इन द फिजिक्स। तो फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है, हमें ये जानना है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग। हमें इन सारे सवालों के जवाब फिजिक्स में ही मिलेंगे। बच्चों, आपने लाइफ में बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज देखी होंगी, लेकिन आपने कभी उनको ऑब्जर्व नहीं किया, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसे समझने की कभी कोशिश नहीं की। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक से एग्जांपल्स बताती हूँ। जब बारिश होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जमीन पे जो है कुछ बबल्स बनने लगते हैं, कुछ पानी के बुलबुले बनने लगते हैं। तो वो पानी के बुलबुले क्यों बनते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या साइंस है उसके पीछे, या उन बबल्स की शेप क्या होती है, वो स्फेरिकल शेप में बनते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं, या ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं। अगर उसकी शेप होती है, जो वाटर बबल्स बनते हैं उसकी शेप होती है स्फेरिकल, तो स्फेरिकल शेप क्यों होती है, स्फेरिकल शेप होती है उसकी सरफेस टेंशन की वजह से। ये सरफेस टेंशन का आप चैप्टर जो है, कंप्लीट चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे, मैं भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ठीक है। अब बबल तो फॉर्म हो गया, बबल फॉर्म होने के बाद क्या वो लॉन्ग लास्टिंग बबल्स होता है कि एक बार बन गया और हमेशा बना रहता है, वो बबल कुछ सेकंड्स के बाद फट जाता है। तो उस वो बबल फटता क्यों है, बर्स्ट क्यों होता है, उसकी बर्स्टिंग के पीछे क्या लॉजिक है, उस बर्स्टिंग के पीछे होता है प्रेशर का लॉजिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बबल के अंदर जो प्रेशर बना है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जब अंदर बबल के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो बबल जो है हमारा बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जब भी बबल्स बनते हुए देखें तो हमेशा ऑब्जर्व करना कि उसकी शेप जो आती है वो स्फेरिकल शेप ही आती है। ये आपने ऑब्जर्व शायद किया भी होगा, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं समझा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप ले फिजिक्स में, आपके घर में बकेट, सबके घर में होगी बकेट, आपने टैप से पानी चलाया, आपने बकेट भर ली,
अब अगर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, उस बकेट के अंदर एक पाइप डाल दें, ठीक है, उस पाइप को नीचे छोड़ दें, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बकेट के अंदर पानी फिल्ड है वो धीरे धीरे पाइप के थ्रू आने लगेगा, और एट सर्टेन टाइम आपकी बकेट पूरी खाली हो जाएगी और पानी वो पूरा बह जाएगा। से फ्लो हुआ बकेट से पाइप के थ्रू, पानी कैसे गया, पानी का रीजन क्या था उसके जाने का। जब भी आपकी बकेट में या किसी भी कंटेनर में वाटर है, तो वो एक प्रेशर हेड उसका फॉर्म हो जाता है, प्रेशर का, सॉरी, जो एक बकेट के अंदर आपके पानी फिल्ड है, उसके पास क्या होता है, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो टाइप्स की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मूवमेंट की वजह से होती है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बकेट के वाटर के पास, वो पाइप के थ्रू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और पाइप के थ्रू वाटर जो है वो फ्लो होने लगता है, और एक सर्टेन टाइम पे आके आपकी बकेट खाली हो जाती है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं साइंस का, थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा। आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया, थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, वो लिक्विड कौन सा होता है? या न्यूज में आपने सुना होगा, जब गर्मी बहुत होती है तो ये होता है, पारा इतना चढ़ गया, इतने डिग्री पारा चढ़ गया, इतने डिग्री पारा गिर गया। डिग्री क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हम हमेशा टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट होती है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पारा चढ़ गया और पारा गिर गया, इसका पारा चढ़ने और गिरने का मतलब क्या होता है? मतलब आपका जो थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है वो मरकरी होता है। हम हमेशा मरकरी ही क्यों लेते हैं? मेन रीजन मरकरी का ये है, मरकरी उसमें फिल करने गया, मरकरी अदर लिक्विड्स के साथ सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, इनसॉल्युबल है। दूसरा, मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो अगर कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, वो मरकरी उसमें एज इट इज फिल रहेगी, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रीजन है इसका विस्कोसिटी, ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है, और ये टेम्परेचर वेरिएशन को बहुत इजीली दिखाता है। मतलब साइन डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज करें तो मरकरी की हाइट उसमें बढ़ जाएगी, और मरकरी की हाइट फिर उसमें कम हो जाती है, इसलिए हम टेम्परेचर में मरकरी फिल करते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक और आप अपने घर में एग्जाम्पल देखें फिजिक्स का, तो एक और बेसिक सी एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर। हम खाना जो है अगर प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो हमें बहुत कम वक्त लगता है, उसी खाने को अगर हम ओपन हांडी में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ओपन हांडी में गैस ज्यादा खर्च होगी, आपका बिल ज्यादा आएगा, या आपका सिलेंडर जल्दी खाली होगा, और अगर आप उसी खाने को प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो वो जल्दी कुक हो जाता है, कम गैस खर्च होती है, कम टाइम खर्च होता है, कम एफर्ट्स खर्च होते हैं। इसका रीजन क्या है? प्रेशर कुकर में क्या एडिशनल होता है, कौन सी एडिशनल प्रोसेस होती है? तो जब आप खाने को प्रेशर कुकर में फिल करते हैं, या प्रेशर कुकर का आपने ढक्कन लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो उसके अंदर वाटर वेपर्स फॉर्म हो रही है प्रेशर कुकर के अंदर, उससे उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे टेम्परेचर रेस करने के लिए, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री टेम्परेचर रेस करने के लिए हमें कम हीट लगानी पड़ती है, और अगर उसे ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करेंगे तो हमें टेम्परेचर राइज करने के लिए ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। यही लॉजिक है आपका प्रेशर कुकर यूज करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपकी एलपीजी गैस का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी गैस की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लेकिन जब आप इसको पाइप में देखते हैं तो ये लिक्विड नहीं होती है, ये तो गैस है। अब ये लिक्विड भी है और गैस भी है, ये कैसे पॉसिबल है? आपने कभी इस टर्मिनोलॉजी पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया? एलपीजी, एल स्टैंड फॉर लिक्विड, पी मींस पेट्रोलियम एंड जी मींस गैस। लिक्विड गैस एक साथ कैसे एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली ये बहुत डिटेल्ड स्टडी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है कि किसी लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। उसके लिए हम नोजल्स यूज करते हैं, वो नोजल्स उस लिक्विड का प्रेशर और टेम्परेचर रेगुलेट करता है। और एक और टर्म और एक और चीज इसमें होती है, फेज चेंज। किस किसी भी मैटर के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैसेस। अब क्या ये तीनों फेजेस कन्वर्ट करना आसान है? आइस की अगर सिंपली बात करें, आइस इज वाटर, H2O है, आइस भी आपका H2O है, वाटर भी आपका
H2O है, और वाटर वेपर्स या स्टीम्स की अगर हम बात करें, वाटर वेपर को हम स्टीम भी कह सकते हैं, भाप। सिंपल भाषा में बोले अगर तो ये भाप होती है, ये भी H2O है। तो H2O के तीन फेजेस हो गए, आइस हो गया सॉलिड, वाटर हो गया लिक्विड, और स्टीम हो गया वेपर। तो इस फेज चेंज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? फेज चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, तो एलपीजी गैस में क्या कंसेप्ट यूज होता है? एलपीजी गैस में वही कंसेप्ट होता है कि नोजल के थ्रू, ये नोजल वाली थियरी पूरी जो है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है फर्दर, उस नोजल के थ्रू हम प्रेशर चेंज कर देते हैं, तो वो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वो नोजल का मेन रोल होता है उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में ही देखते हैं, आप घर में स्लीपर्स यूज करते हैं, आपने कभी सोचा कि जब बहुत दिन हो जाते हैं उस स्लीपर को पहनते हुए, बहुत वक्त हो गया स्लीपर्स को पहनते हुए, तो आप जो है स्लिप होने लग जाते हैं। फर्श पे अगर पानी पड़ा होगा तो आप स्लिप क्यों हो जाता है, जबकि वही अगर आप नए स्लीपर्स पहन के जाएंगे तो आप स्लिप नहीं होंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है? या जो आपके व्हीकल्स में टायर होते हैं, उन टायर पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइनिंग्स होती हैं। ठीक है, लाइनिंग्स होती हैं, तो वो लाइनिंग्स क्यों होती है, उन लाइनिंग्स के पीछे क्या लॉजिक है? उनको कहते हैं ट्रेड्स, जो हम एडिशनल उस पे सरफेसेस बना देते हैं टायर के ऊपर। या अभी कभी चप्पल अपनी पलट के देखना, अपने स्लीपर या शूज पलट के देखना, तो उसका जो बॉटम सरफेस होगा उस पे बहुत सारे लाइनिंग्स बनी होती हैं। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है, एक आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। जैसे मैंने अपने दोनों हाथों को रब किया, ठीक है, इनके बीच कुछ मूवमेंट हुआ तो हीट जनरेट हुई। ठीक है, हीट जनरेट हुई, क्यों हीट जनरेट हुई? क्योंकि ये इन दोनों हाथों की जब रबिंग हुई तो फ्रिक्शन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। इनके बीच एक घर्षण वाली फोर्स आ गई। ठीक है, तो हम जो अपनी चप्पलों के, हमारी चप्पलों की सरफेसेस पे जो एक्सटेंशंस होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनी होती है, उन स्ट्रक्चर्स का लॉजिक यही है कि वो जो है हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हम स्लिप ना करें। उसकी स्मूथनेस को कम करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है। यही लॉजिक होता है टायर में। अगर टायर बहुत ज्यादा पुराना होता है तो उसके सड़क पे फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उस टायर पे ट्रेड्स बनाए जाते हैं ताकि उसके वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके व्हीकल को चलने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन कहीं पॉजिटिवली रोल प्ले करता है, कहीं नेगेटिवली रोल प्ले करता है। कहीं कहीं हमें फ्रिक्शन कम करना होता है, कहीं हमें फ्रिक्शन बढ़ाना होता है। किसी भी मशीनरी में हम लिब्रिकेंट यूज करते हैं। लिब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? लिब्रिकेंट का मतलब वो होता है कोई एक ऐसा ऑयल, ठीक है, वो लिक्विड भी होता है और कभी कभी सेमी सॉलिड भी, सेमी लिक्विड भी होता है। जैसे कि ग्रीस की अगर हम बात करें या सारे ऑयल्स, ये सारे लिब्रिकेंट होते हैं। लिब्रिकेंट क्यों? जब दो मशीन पार्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, जैसे दो गियर्स की बात करें, गियर्स कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी सरफेसेस के बीच में रबिंग होने लगेगी। तो अगर हम लिब्रिकेंट डाल देंगे तो लिब्रिकेंट जो है उस रबिंग को कम कर देगा, उस फ्रिक्शन को कम कर देगा। फ्रिक्शन क्या करता है? दोनों सरफेस को डैमेज करने लग जाएगा। तो हम जो है उसमें लिब्रिकेंट डाल देंगे जिससे उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और बेसिक से एग्जांपल। आप यहाँ लाइट जल रही है इस रूम में, तो ये लाइट प्रोड्यूस कैसे हुई, इसके पीछे क्या फिजिक्स है? मैं सारे ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है। बस फर्स्ट चैप्टर में यही समझाया गया फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़नी है। मैं तुम्हें बहुत बेसिक से एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डेली लाइफ में जब बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, अल्टीमेटली वो सारी फिजिक्स से अटैच्ड है या टच्ड है फिजिक्स से। तो आपको फिजिक्स की वैल्यू पता चल जाएगी कि आपकी लाइफ में फिजिक्स की वैल्यू क्या है। आपको इसको पढ़ने में मजा भी आने लगेगा क्योंकि आप ऑब्जर्व भी करने लग जाओगे कि हाँ भाई, ये प्रोसेस मैम ने बताई थी और ये अल्टीमेटली फिजिक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मेरे रूम में लाइट जल रही है, ये लाइट कैसे प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मेनली क्या सोर्सेज होते हैं? आजकल आपने देखा है सोलर का बहुत ज्यादा स्कोप है। सोलर एनर्जी से हम लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो टेक्निक क्या है? उसके लिए बहुत सारे छतों पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं। छतों पे क्यों लगाते हैं सोलर पैनल, घर के अंदर क्यों नहीं लगाते? सोलर वर्ड का मतलब क्या है? सनलाइट। ठीक है, मतलब हम सनलाइट का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, वही हमारी सोलर एनर्जी हो गई। छत पे सोलर पैनल लगे होते हैं,
सोलर पैनल किस मटेरियल के होते हैं? सोलर पैनल के लिए हम सेमीकंडक्टर्स का यूज करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स की डिटेल स्टडी के क्या होता है, कैसे बनता है सेमीकंडक्टर्स, क्यों यूज करते हैं, ये सारा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो सोलर पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे सनलाइट से। एक और सोर्स क्या होता है? वाटर। हम जो है डैम्स बनाते हैं, डैम्स में पानी का स्टोर करते हैं, उस पानी को एक टरबाइन पे डालते हैं। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैसे होता है। ये एक सिंपल सा ओवरव्यू है, सिर्फ फिजिक्स से आपको थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए इसलिए। ये हो गया आपका डैम। इस डैम में पानी भरा है, इससे एक पेन स्टॉक कनेक्टेड कर दिया हमने। मतलब पेन स्टॉक का मतलब आप पेन स्टॉक मत समझो, ये पाइप है। पेन स्टॉक एक इंजीनियरिंग टर्म है। ये हो गया आपका डैम। यहाँ पे मैंने एक टरबाइन लगा दी। ठीक है, अब जब ये पानी इस टरबाइन के ब्लेड्स पे पड़ता है तो टरबाइन घूमने लगती है। तो यहाँ इसके पास रोटेशनल एनर्जी आ गई, टरबाइन इस तरह से घूमने लग जाएगी। अब इस टरबाइन की शाफ्ट से आगे एक शाफ्ट कनेक्टेड कर दूंगी, वहां हो जाएगा डायनामो कनेक्टेड हो जाएगा उससे। ठीक है, और ये पावर प्रोडक्शन करने लगेगा। यहाँ पे एक मैंने बल्ब लगा दिया और ये फाइनली बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गया आपका फिजिक्स का। इसमें बहुत सारे फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा टरबाइन अपने आप में एक बुक है जिसमें टाइप्स ऑफ टरबाइंस और सब पढ़ाए जाते हैं। एक आपका बेसिक से आपने देखा होगा कैपिलरी। कैपिलरी वर्ड कभी सुना है? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? किसी ने नहीं सुना कैपिलरी क्या होता है? चलो अभी आपका एक चैप्टर आएगा कैपिलरी के लिए। एक बीकर है, बीकर में आप, ये आपका एक बीकर हो गया। इस बीकर में वाटर फिल्ड है अप टू एयर। ठीक है, यहाँ क्या फिल्ड है? वाटर। ये इसका टॉप लेवल है पानी का। अब मैंने इसमें ट्यूब खड़ी कर दी या मैंने किसमें स्ट्रॉ लगा दिया, तो क्या होगा? इस स्ट्रॉ में जो वाटर का लेवल होगा इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, मतलब इसमें पानी यहाँ तक चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ेगा? ड्यू टू कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी की बाकी डिटेल्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, घर में पानी सब लोग भरते होंगे। बच्चों, घर में सबके पानी की टंकी रखी होती है। आपने क्या कभी ये सोचने की कोशिश की अपने ब्रेन पे, अपने दिमाग पे कभी ये स्ट्रेस डाली कि पानी की टंकी आपने छत के ऊपर क्यों लगाई? आपने उसको जमीन में क्यों नहीं रखा? अगर पानी की टंकी आप जमीन में रखोगे तो क्या जो आपके घर के सारे नल हैं, सारी टैप्स हैं, क्या उसमें वाटर अवेलेबल होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा बताएं, आप मुझे सोच के बताएं। ठीक है, आपको पानी को ग्राउंड लेवल से ऊपर टंकी तक पहुंचाने के लिए आपको मोटर ऑन करनी पड़ेगी। मोटर क्यों ऑन करनी पड़ेगी? क्या बिना मोटर ऑन किए वो डायरेक्टली पानी ऊपर तक नहीं चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये आपकी छत है, इसके ऊपर यहाँ पे एक टंकी रखी है और जो आपकी पानी की सप्लाई की टंकी है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये आपकी मेन टैप है सप्लाई की। तो यहाँ से हमें इस हाइट पे पानी पहुंचाना है, तो ये नहीं जाएगा क्योंकि इस पानी के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं क्योंकि ये इस हाइट को अचीव कर सके। इसलिए हमें एडिशनल पावर किससे लेनी पड़ेगी? एडिशनल पावर जो सप्लाई करेगी वो मोटर करेगी। वो यहाँ ऐसी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी और वाटर हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जब इस पानी को मल्टीपल टैप्स के थ्रू हमें वापस लेके आना है तब हमें यहाँ पे कोई मोटर फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें मोटर फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो इसका प्रेशर हेड है, यहाँ पे इसके पास कुछ, ये ऊपर हाइट पे हो गया तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप यहाँ पे टैप ऑन करोगे तो इसको एक ओपन ऑरिफिस, एक ओपन पाथ मिल गया फ्लो होने के लिए इस पानी को। तो इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो सारी आपकी टैप्स में अवेलेबल हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। आप हमेशा घरों में एसी हाइट पे क्यों लगाते हैं? हमेशा ऊपर वाले विंडो पे या ऊपर वॉल में एक स्लॉट कट किया जाता है, उस स्लॉट पे एसी को माउंट करते हैं। इसका रीजन क्या है?
एसी के लिए हम नीचे भी तो स्लॉट बना सकते हैं, नीचे भी तो विंडो बना सकते हैं। इसका लॉजिक ये है, एसी में से कैसी हवा निकलती है, एसी में से ठंडी हवा निकलती है, ठीक है। तो जो कूल एयर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हॉट एयर। तो जब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कोल्ड एयर ज्यादा हैवी होती है, तो वो अपने आप नीचे आ जाती है। और नीचे कौन सी एयर है, हॉट एयर है, क्योंकि रूम तो पहला इनिशियली हमारा गर्म है। उसकी डेंसिटी कम होती है, हॉट एयर कंपैरेटिवली हल्की होती है, तो बाय डिफॉल्ट ऊपर जाने लगती है। तो ऐसे हमारे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है कि ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ रही है और गर्म हवा नीचे से ऊपर जा रही है। इसलिए हमेशा एसी जो है हम वॉल के ऊपर माउंट करते हैं, ठीक है। अब आइए फिजिक्स का पहला टॉपिक। ठीक है, अब बहुत बेसिक चीज है। सबसे पहली मैं फिजिक्स की टर्म आपको पढ़ाती हूँ, फोर्स। फोर्स, ठीक है। फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुल और पुश रिक्वायर्ड to move a body from one place to another place या from one point to another point. Let us consider this is a block. हम ये मान के चलते हैं कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहीं ए पॉइंट पे रखा है। मुझे इस ब्लॉक को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको इधर यहाँ पे कोई हुक लगा के इसको इधर से खींच लूं, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। इधर से मैंने फोर्स लगा दी, या तो मैं ये फोर्स ना लगाऊं, इसको इधर से मैं पुश कर दूं, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दी, तो ये ब्लॉक जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी फोर्स, बहुत ही आसान शब्दों में। फोर्स को का नोटेशन जो होती है वो कैपिटल एफ होती है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। इसको कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। तो जब भी कभी आप पढ़ोगे, किसी भी न्यूमेरिकल में देखोगे कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। अच्छा, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में आपको हमेशा यूनिट बतानी बहुत जरूरी है। बिना यूनिट के उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि आपका कुछ नाम होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई नाम नहीं है तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 10 लड़के बैठे हैं, मैं अगर बताऊंगी कि मुझे कुछ तो नाम लेके उसका उसे बुलाना पड़ेगा। ये 10 लड़कियां बैठी हैं, सीता, गीता, मोहिनी, सोहिनी एंड ऑल, ठीक है। तो मुझे सबका नाम रखना पड़ेगा ताकि उसकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन है, अपनी कोई पहचान हो। तो यूनिट की वैल्यू यही है। न्यूटन का मतलब फोर्स, न्यूटन से हम पहचान जाए कि अच्छा फोर्स की बात हो रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स इससे कैलकुलेट करते हैं। ये बॉडी है कोई, इसका मास हमें गिवन है m, इस ब्लॉक का मास m है, a इज द एक्सीलरेशन। मास किस में मेजर करते हैं, मास की यूनिट होती है किलोग्राम्स, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। इसी फोर्स के ऑपोजिट होता है फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो रिएक्टिव फोर्स होती है। जो हमने फोर्स लगाई उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती है। जब वही अभी पहले भी मैंने समझाया था इसी वीडियो में, जब दो सरफेस, जब भी जहां भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगी वहां हमेशा फ्रिक्शन जनरेट होगा। इसीलिए हमारी कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। किसी भी दुनिया में कोई भी मशीन अभी तक ऐसी नहीं बनी जिसकी एफिशिएंसी 100% हो सके, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन हमेशा एक मेन रीजन होता है जो एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। अब एक आपने बहुत कॉमन सी टर्म पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके चैप्टर में है, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ये ग्रेविटी किसे कहते हैं। ग्रेविटी सबने सुना है, ग्रेविटी एक मूवी है, सबने देखी है क्या। जब हम स्पेस में जाते हैं, ग्रेविटी में जो हीरो है वो जब स्पेस में जाता है तो वो एमिंग रैंडमली उड़ने लग जाता है।
वो नॉर्मल चल नहीं सकता क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटी का यही रोल है कि ग्रेविटी हमारे सारे एक्टिविटीज में हमें हेल्प करता है, हमें चलने में, हमें उठने में, हमें बैठने में। अगर अर्थ की ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी हमारे ऊपर तो हम ये सब नहीं करेंगे। हमारी मोशन जो है रैंडम मोशन होगी, हम उस मोशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी एक्टिविटी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने इस कैप को छोड़ दिया तो ये जमीन में गिर गया। जमीन में क्यों गया है? क्योंकि ग्रेविटी लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रही थी अपनी तरफ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नहीं एक्ट कर रही होती तो क्या होता? ये कैब यही हवा में ही इस तरह से उड़ रहा होता, कहीं भी लग जाता, किसी को भी हर्ट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है, तो ये रोल है हमारी लाइफ में ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटी क्या है? जी। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद करके रखनी है। अब सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इसका काम क्या है? कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, चार्ज को हम डिफाइन करते हैं क्यू से। स्मॉल क्यू का मतलब होता है चार्ज। इसका एक कंप्लीट चैप्टर है 12th क्लास में। इनफैक्ट कई सारे चैप्टर्स में चार्ज को डिस्कस किया गया है 12th में। तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या निगेटिवली चार्ज होंगे। अगर दोनों पे सेम चार्ज एक्ट कर रहा है, क्यू पे भी पॉजिटिव है और इस वाले क्यू पे भी पॉजिटिव है, तो इनका नेचर क्या होगा? इनका नेचर ये होगा कि ये आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे दूर होने के लिए। ठीक है, हमेशा सेम साइन वाले चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे एक दूसरे से दूर जाने के लिए। तो इनके बीच कैसी फोर्स जनरेट हुई? इनके बीच फोर्स जनरेट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स ही जनरेट होगी। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन सिर्फ यही है कि दोनों चार्ज में साइन सेम होना चाहिए। फाइन। अब अगर साइन अलग अलग है, मतलब एक क्यू पे पॉजिटिव साइन है, दूसरे क्यू पे नेगेटिव साइन है, या इस वाले क्यू पे नेगेटिव साइन है और इस वाले क्यू पे पॉजिटिव साइन है, उस कंडीशन में क्या होगा? ऑपोजिट साइन के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कम टू क्लोज ईच अदर। ठीक है, तो इनके बीच उस टाइम पे फोर्स कौन सा एक्ट करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉरी, ऑपोजिट साइन चार्जेस, ऑपोजिट साइंस के जो चार्ज होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और सेम साइन के जो चार्जेस होंगे उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। थर्ड टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? न्यूक्लियस क्या होता है? आपने 9-10 की केमिस्ट्री में इसकी वैसे बहुत डिटेल स्टडी की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। हर एटम तीन चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम की। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। इसको हम N से डिफाइन करते हैं। P किसको बताता है? P बताता है प्रोटॉन को,
और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसको आप याद भी कैसे रखें, P मीन्स प्रोटॉन और P से ही होता है पॉजिटिव, दोनों के बीच में PP वर्ड आ गया, इसलिए ये प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, कोई फोर्स एक्ट कर रही है क्या उनके अंदर? फिर उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं सेल्स में या इन्हीं शेल्स में क्यों एक्ट कर रहे हैं? ये उड़ के इधर क्यों नहीं चला जाता, ये वाला यहाँ क्यों नहीं गिर जाता? मतलब इनके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर रही है जो इनके पाथ को डिफाइन कर रही है। तो इस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, न्यूमेरिकल्स भी नहीं है बिल्कुल, तो आप इतनी चीजें समझे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।